नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार चुनाव के पहले फेज के अब मतदान में अब 2 दिन शेष रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो के बाद आज लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के स्वयंभू नेता पटना के दानापुर में रोड शो कर रहे हैं। आपराधिक चरित्र के उनके उम्मीदवार लगातार जेल में हैं और उनको जेल से ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सका, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पक्ष में लालू यादव ने आज धुआंधार बैटिंग की, वो रोड शो कर रहे हैं। जिस तरह से रोड शो एक जमानत पर छूटे सजा याफ्ता व्यक्ति के द्वारा किया गया, क्या वो चुनाव आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है? फिलहाल ये पक्ष तो मेरा नहीं है, चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन चुनाव की बात जब होगी तो तेजस्वी यादव की बात भी जरूर होगी। तेजस्वी यादव अकेले चुनाव में एक ऐसे बड़े योद्धा की तरह लड़ रहे हैं जो बार बार मंचों पर आकर के ये कहते नहीं चूकते कि हम एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ अकेले ही लड़ रहे हैं। वास्तव में इस संसार में सब कोई अकेले होता है और अकेला व्यक्ति वाकई अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसकी हैसियत के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कितना दम रखता है, अपने बाजुओं में कितना उसकी ताकत है और उस हिसाब से वो योद्धाओं को परास्त कर सकता है या नहीं। महाभारत के दृष्टांत हमारे सामने हैं। अभिमन्यु बेशक मारा गया था, लेकिन वो चक्रव्यूह में जिस तरह से योद्धाओं को पानी पिला गया था, वो अपने आप में एक कहानी है और वो जनता भी उसके मुरीद है कि योद्धा लड़ता तो है, हारना जीतना अलग कहानी होगी, लेकिन जब योद्धा है तो उसे लड़ना तो पड़ेगा ही। फिलहाल तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं कि योद्धा की तरह, और जीत हार क्या होगी ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पहले फेज के मतदान में मैंने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था कि पहले फेज का मतदान जो 6 नवंबर को होना है उसमें 121 सीटें हैं, और जो 121 सीटों में से मिथिलांचल, कोशी, शाहाबाद और मगध के इन क्षेत्रों की 68 सीटें हैं। इनमें से एक जो अध्ययन मैंने किया है उसके अनुसार ज़्यादातर यानी 40 के करीब सीटें एनडीए अपने खाते में, अपनी झोली में करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके कारण भी हैं। इसके कारण सामाजिक धरातल पर जाकर आप तलाश सकते हैं कि क्यों वैसा हो रहा है। वाकई अगर ऐसा है तो उन कारणों की तस्दीक आपको कराना चाहूँगा, उनकी पुष्टि कराना चाहूँगा। सबसे अहम बात कि जातीय आधार पर बिहार में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में भी जातीय आधारित समीकरण मायने रख रहे हैं, बेहद मायने रख रहे हैं। लेकिन इन जातीय समीकरणों के बीच से आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो इन सारे सीटों पर जिन पर मैं आपके साथ एक दावा पेश करता हूं, उन सीटों का समीकरण कुछ ऐसा है जहां एनडीए की जीत, एनडीए की बढ़त साफ दिख रही है। सबसे पहले तो जो जनाधार है वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, कुर्मी, कुशवाहा, सवर्ण वोटर्स, ये सब के सब ज़्यादातर संख्या में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने को तैयार है। विकास की एक लकीर खींची है नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार अपने आप में एक ऐसे अद्भुत बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि राष्ट्रीय फलक पर उनका नाम है, जिन्होंने 20 साल तक शासन में रहने के बाद अभी तक किसी चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हावी नहीं होने दिया। ये लगभग चौथा या 5वां चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार सत्ता में रहते हुए चुनाव में हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं एनडीए के, फिर
लेकिन इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं दिख नहीं रहा है, बल्कि इससे ठीक उलट इनके जो विकास की लकीर खींची है, विकास की जो तस्वीर बिहार के मतदाताओं के सामने रखी है, उस तस्वीर के लोग मुरीद हैं और नीतीश कुमार के नाम पर दीवाने हैं। और उससे भी कहीं अधिक दीवानगी तो महिलाओं में है। महिला वोटर्स लगातार वोट करते आ रहे हैं नीतीश कुमार को, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मुरीद हैं। महिला मतदाताओं में कहीं आक्रामकता ज़्यादा दिख रही है, और इस आक्रामकता की वजह से ये तय माना जा रहा है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एनडीए को वोट करेंगी। अब घर की महिलाओं के बीच में भी एक खांचा खिंचा हुआ है, और वो खांचा इस तरह से खिंचा हुआ है कि मर्द, यानी जिस जाति का भी हो परिवार, वहाँ का मर्द बेशक किसी और पार्टी का समर्थक हो, लेकिन उस जाति से इतर वहाँ की महिला सिर्फ एनडीए और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने जा रही है। और इसके अपने कारण हैं। महिलाओं को हर तरह की सुविधा इस सरकार ने दी है, महिलाओं को वरीयता दी है, और ये अभी जो कल रात में क्रिकेट में चैंपियनशिप महिला क्रिकेट टीम भारत की हासिल कर चुकी है, उसके बाद दीवानगी और कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई दिख रही है। और दूसरा पक्ष ये है कि जो घर की आबादी का वो नई जनरेशन का हिस्सा है, यानी जेन जी में एक तरह का फाका है, और महिला वोटर्स वहाँ भी जो घर की बेटियां हैं वो अपनी अम्मा के साथ, अपनी माता के साथ एनडीए के पक्ष में खड़ी है। बेटों में यानी जेन जी जनरेशन में जो युवा मतदाता है, युवा वोटर है, वो बेशक थोड़ा प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन लगातार के घटनाक्रम के बाद और कुछ ऐसी धारणा बन गई है कि जिससे लेकर के प्रशांत किशोर के पक्ष में ये जेन जी वोटर्स तटस्थ हो गए हैं। अब ये तटस्थ जो होता है वो मूक दर्शक नहीं रहता, वो कहीं ज़्यादा घात करने की ताकत रखता है। ये नई जनरेशन के साथ हो रहा है बिहार में। वो जाति से अलग प्रशांत किशोर के पक्ष में खड़ा तो था, लेकिन अब तटस्थ भूमिका में है, और इस तटस्थ भूमिका में रहने के बाद उसका मन मचल रहा है, वो अपने परिवार के साथ जाता हुआ दिख रहा है, घर के मर्दों के साथ और अपनी माँ के साथ। नई जनरेशन के साथ जब ये हालत है तो ये एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो जातियों के खांचे में बटे हुए लोग हैं वो क्या जाति आधारित मतदान नहीं कर पाएंगे? बेशक करेंगे। इसका आकलन आप जाकर उत्तर बिहार के उन इलाकों में कर लीजिए जहां वोट होने हैं, क्योंकि वहां जाति आधारित गणना के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम ने लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते दिए हैं, तमाम संसाधन से लेकर के विकास की राहें बिछा दी हैं, उससे वो प्रभावित है और कमोबेश जाति से हट करके भी वो देख रहा है। लिहाजा यही कारण है कि विकासशील इंसान पार्टी जैसी 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी महागठबंधन में रहते हुए भी एनडीए के जो मल्लाह वोटर्स हैं उनके आगे लचर साबित हो रही है। उसी तरह से आप गौर करेंगे तो शाहाबाद क्षेत्रों में, शाहाबाद के जिन क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, जनता दल यूनाइटेड के हों, और या फिर उपेंद्र कुशवाहा की लोक मोर्चा की हों, वो सब के सब जातीय बंधनों को भेदते हुए बेहद आक्रामक तरीके से विजय की गाथा लिखते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये जब परिदृश्य है बिहार का, तो तय मानिए कि योद्धा तेजस्वी यादव जिसे आप देख रहे हैं अकेला चुनाव में बड़े बड़े योद्धाओं से लड़ रहा है, उसकी दशा कहाँ पहुँचेगी। और जो मुख्यमंत्री बनने के लिए राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की
वीटो के लिए लगातार वो दबाव बनाती रही। आखिरकार कांग्रेस ने उसे मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो घोषित किया, लेकिन अब उस मुख्यमंत्री उम्मीदवार की हैसियत आखिर क्या रह जाएगी, मुख्यमंत्री बनने का सपना कितना पीछे छूट जाएगा, इसका अंदाज़ा 14 नवंबर को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा नेहरू के जन्मदिन पर मतगणना होगी और नतीजे आएंगे, सब आपके सामने होगा। आप देख लीजिएगा कि नतीजे किस दिशा में जाते हैं। और ये योद्धा जो चुनाव में अकेले बड़े सूरमाओं से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके सपने किस तरह से खंडित होकर रह जाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दीजिए, और हमारे इस चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।